हेलो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी का लेक्चर 1 आपको पसंद आया होगा। ये लेक्चर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के साथ साथ नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएट लेवल पर और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर समाजशास्त्र विषय का चयन करके अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये लेक्चर उतना ही समान रूप से उपयोगी साबित होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। We are putting our best efforts to provide all the facts, concepts, terms in a very simple language. Though I never claim that it is 100%, but we are trying our best to reach that digit. आपका सहयोग हमें मिल रहा है, इसके लिए लेक्चर शुरू करने के पहले ये मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं उसके लिए हृदय की गहराइयों से अपने सभी उन विद्यार्थियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जो निरंतर बड़ा ही उत्साह बढ़ाने वाला और ऊर्जा के स्तर को ऊंचा करने वाला रिस्पांस उन विद्यार्थियों से हमें प्राप्त हो रहा है और इससे हमारा दायित्व भी बढ़ा है। चूँकि पार्ट 1 करीब 1.5 घंटे का हो गया था, तो इसलिए हमने उस समय अवधि को ध्यान में रखते हुए इसे 2 भागों में करना उचित समझा। आज उस दूसरे भाग को लेकर हम उपस्थित हैं। इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन और उसके मेन थीम्स पर बात हमने रोकी थी अपने पार्ट 1 के लेक्चर पे, वहीं से बात शुरू करते हैं। द इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस अफेक्टिंग द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र के उदय के लिए कौन कौन से बौद्धिक जो प्रभाव थे, उन्होंने किस प्रकार समाजशास्त्र के उदय को प्रभावित किया था। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इन प्रभावों को समझे बिना आप वास्तव में इमर्जेंस के पहले सिरे को नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि इसके पहले जो बात हुई थी वो कारकों की बात हुई थी, वो सामाजिक दशाओं की बात हुई थी, बट निर्णायक जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स थे वो था ये इंटेलेक्चुअल सेगमेंट, जिसकी चर्चा मैं क्रमशः 6 पॉइंट्स के अंतर्गत आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। अगर आप इसको चाहें तो आंसर फ्रेमिंग के दृष्टि से नोट भी कर सकते हैं और इसको अपडेट भी कर सकते हैं अपने रेफरेंस मटेरियल से, तो आपके पास पूरा एक तैयार हो जाएगा, पूरा आंसर तैयार हो जाएगा। और दूसरा एक फ़ायदा और भी है कि आप लेक्चर को सुनते हैं तो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आए हैं विगत 5-6 वर्षों में, कोशिश करिए कि उसकी आंसर फ्रेमवर्किंग को करते हुए चलिए। तो 15-20 अभ्यास के बाद आपको बड़ा ही सोशियोलॉजी का जो आंसर है, आंसर राइटिंग बहुत फ्रेंडली अप्रोच के साथ ऐसा लगेगा कि नहीं, अब आपको आनंद आ रहा है। और वो आनंद आना, वैसी अनुभूति होना, इसका मतलब ये सुखद संकेत है कि आपने इसके मूलभूत तथ्यों को ग्रास्प कर लिया है और ये आपकी सफलता की ओर एक आत्मविश्वास से बढ़ा हुआ कदम साबित होगा। तो इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस अफेक्टिंग द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, मैं पॉइंट वाइज डिस्कस करूंगा। पहला क्या था? देखिए, सोशियोलॉजी इमर्ज्ड एज ए रिस्पॉन्स टू द फोर्सेस ऑफ चेंज। जो फोर्सेस ऑफ चेंज थी, जो परिवर्तन की शक्तियां थी, उसके प्रत्युत्तर में समाजशास्त्र का अभ्युदय हुआ, विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द 18th एंड 19th सेंचुरीज इन यूरोप, जो कि यूरोप की 18वीं और 19वीं शताब्दी में यह घटित हुआ था। ये परिवर्तन की जो शक्तियां थी वो उभर कर सामने आई थी। तो द थिंकर्स ऑफ द एनलाइटमेंट ऑफ 18th सेंचुरी अफेक्टेड मच ऑफ द अर्ली सोशियोलॉजी। द एनलाइटमेंट अपीयर्स एज द मोस्ट एप्रोप्रिएट पॉइंट ऑफ डिपार्चर इन द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजिकल थियरी। तो 18वीं शताब्दी के ज्ञानोदय के युग में खासकर जो फ्रेंच थिंकर्स थे, फिलोसोफर्स थे, हालांकि थिंकर्स तो पूरे यूरोप की परिसीमा में जो विचारक उस समय बहुत प्रभावी रहे, लेकिन
यूरोप इन जनरल एंड फ्रांस इन पर्टिकुलर। तो एनलाइटमेंट में जो अपीयर हुआ वो था कि इन बुद्धिजीवियों ने जिस तरह की विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास किया, उससे भी समाजशास्त्र के उदय के लिए एक उर्वरा जमीन, एक फर्टाइल लैंड तैयार हो गया। कैसे हुआ? आइए, पॉइंट नंबर 1, 18वीं शताब्दी में in 18th century thinkers emphasized to study the human conditions in a scientific way using the method of the natural sciences। ध्यान दीजिए, मैंने अपने लेक्चर 1 में आपको बताया था कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना हुई थी वो था वैज्ञानिक क्रांति, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। और वो जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन था, उस साइंटिफिक रिवॉल्यूशन ने सबसे बड़ा जो काम किया वो था कि एनलाइटमेंट के बाद के समय, यानी मॉडर्निटी और एनलाइटमेंट का जो एक लेयर था, एक मार्जिनल जो लाइन थी, या एनलाइटमेंट पीरियड को खासकर अगर हम फोकस करें तो उसमें सोचने विचारने के लिए तर्क आधारित धरातल उपलब्ध कराया। और उस समय चूंकि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में हमने फिजिक्स की बात की, बायोलॉजी की बात की, जूलॉजी की बात की, केमिस्ट्री की बात की, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की, सूर्य और पृथ्वी किस तरह से परिक्रमा करते हैं, कॉर्पिकन रिवॉल्यूशन की बात की, इन सारी चीज़ों का हमने चर्चा किया। तो ये सब वैज्ञानिकता के फ्लेवर को लिए हुए प्रैक्टिसेस थे। तो उन साइंटिफिक ओरिएंटेशन को एक तरफ सिक्के के एक पहलू में रखते हैं। तो उसने क्या किया कि उस अभिविन्यास से युक्त विचारकों ने अब किस पर बल दिया? 18वीं शताब्दी के विचारक थे, उन्होंने बल दिया कि किस प्रकार मानवीय दशाओं, ह्यूमन कंडीशंस को वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाए, लेकिन अध्ययन करने के लिए जो विधि इस्तेमाल की जाए वो नेचुरल साइंसेज की हो, क्योंकि नेचुरल साइंसेज की विधियां ही डोमिनेंट थी। नेचुरल साइंसेज मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, है ना। तो ये सारी चीजें जो थी वो नेचुरल साइंसेज का हिस्सा थी। और इन नेचुरल साइंसेज में जिस तरह की मेथोडोलॉजी यूज होती थी, उसको यूज करते हुए, उसका प्रयोग करते हुए मानवीय कंडीशंस यानी मानवीय दशाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने का विचार आया। नंबर 1। अब देखिए, ये हम बढ़ रहे हैं, अब हम धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं किधर? इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी की तरफ। जिस बालक का जन्म, हमने आपको बताया था अपने लेक्चर शुरू करते समय कि हम पर्सोनिफाइड अगर करते हैं सोशियोलॉजी को, एक बालक मानते हैं, तो कृष्ण 8वीं संतान थे। मैं खाली उदाहरण के लिए यहां प्रयुक्त कर रहा हूं, लेकिन कृष्ण के जन्म के पीछे दशाएं निर्मित हुई थी, ऐसे इन जनरल अवतरित नहीं हुए थे। वो कंस का अत्याचार हो सकता है, या कंस जैसे बहुत सारे अधर्मियों का एक साथ धरती पर मौजूदगी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर उनकी मौजूदगी ने वो दशाएं तो निर्मित की ना कि एक ऐसा अवतारी पुरुष है। ठीक उसी तरह से ये कंडीशंस बन रही थी कि वो बच्चा जो 1838 में पैदा होने वाला है वो जन्म ले। लेकिन जन्म कैसे लेगा? जब दशाएं एक तरह की स्थितियों को निर्मित करेंगी कि नहीं, अब तो जन्म लेने के अलावा कोई, है ना, अभ्युदय के अलावा कोई अब चारा नहीं है। दूसरा, दीज थिंकर्स अपहेल्ड रीजन एज ए मेजर टू जज सोशल इंस्टीट्यूशन एंड देयर suitability for human nature. This rationality can lead them to freedom of thought and action. अब इन 18वीं शताब्दी के विचारकों ने तर्क, रीजन को एक पैमाना माना, किसके लिए? टू जज सोशल इंस्टीट्यूशंस, सामाजिक संस्थाओं को जज करने के लिए, उनका परीक्षण करने के लिए एक पैमाना बनाया रीजन को, तर्क को, एंड देयर सुटेबिलिटी फॉर ह्यूमन नेचर। और ये भी देखा कि मानवीय प्रकृति को हिसाब से वो उपयुक्त है कि नहीं, उनकी उपयुक्तता का भी परीक्षण किया। दिस रैशनैलिटी कैन लीड देम टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शन।
क्योंकि उनका ये मानना था कि यह तार्किकता क्या कर सकती है, विचारों और क्रियाओं की स्वतंत्रता तक उन्हें पहुंचा सकती है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। डार्क एजेस में न विचार थे न स्वतंत्रता थी। स्वतंत्रता की बात तो तब आएगी जब विचार हो, विचार आने के बाद एक्शन हो, तब कहीं कुछ स्वतंत्रता की बात हो। तो क्रमबद्ध तरीके से फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्शन के लिए जरूरी था कि एक ऐसी तार्किकता मौजूद हो जो वैज्ञानिकता के पुट को अपने अंदर समेटे हुए हो और वह लीड करे कहां तक, विचारों और क्रियाओं की स्वतंत्रता तक। तीसरा, 18वीं शताब्दी के the thinkers of the 18th century believed that the human beings are capable of attaining perfection by criticizing and changing social institution. So the thinkers of the 18th century believed that the human beings are capable of attaining perfection. किस तरह का परफेक्शन अटेंड करने की कैपेबिलिटी रखते थे ह्यूमन बींग्स? ये मानवीय समूह किस प्रकार की योग्यता 100% अर्जित करने की स्थिति में थे या कर सकते थे? बाई क्रिटिसाइजिंग एंड चेंजिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस दे कैन क्रिएट फॉर देमसेल्व्स इवन greater degrees of freedom, which in turn would enable them increasingly to actualize the potentially creative powers. इसका मतलब यह हुआ कि जो सामाजिक संस्थाएं थीं उनकी आलोचना और उसमें निरंतर परिवर्तन करके वो एक प्रकार का स्वतंत्रता की एक मात्रात्मक मापदंड को हासिल कर सकते थे, उसे सृजित कर सकते थे और वह उनकी सृजनशील शक्ति को निरंतर बढ़ाने वाला साबित होता। ऐसा 18वीं शताब्दी के विचारकों का मत था। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो पॉइंट है इसको आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट, कैपेबल ऑफ अटेनिंग परफेक्शन बाय क्रिटिसाइजिंग एंड चेंजिंग सोशल इंस्टीट्यूशन। ये जब आप आंसर्स में लिखेंगे, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि मुख्य परीक्षा के आंसर्स में तो शब्दों की सीमा होती है, तो विद इन द वर्ड लिमिट्स द वर्ड्स यू यूज एज एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द आंसर, हर एक शब्द बड़ा कीमती होता है, लेकिन उसमें भी कुछ 2-1 लाइनें 4 लाइनें ऐसी होती हैं जो पूरे ही आंसर की निचोड़ को समेटे हुए होती हैं और पूरे आंसर की जान होती हैं। तो ऐसे में उसको अंडरलाइन कर देना चाहिए, ठीक है ना। ये जैसे आप पॉइंट नंबर 2 को लीजिए, तो ये ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में ये है, ठीक है ना। तो ये आप क्रक्स को पकड़िए कि वो कौन सी मूलभूत चीज तथ्य हैं, सूचनाएं हैं या क्रियाविधि है या एक्शन है जो प्रमुख घटना के रूप में दर्ज है। तो ये 6 कदम, मैंने कहा था कि 6 प्रमुख इंटेलेक्चुअल प्रभावकारी कदम थे जिन्होंने प्रभावित किया समाजशास्त्र के अभ्युदय में। तो 3 कदम ये हो गए। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं चौथे कदम की तरफ। चौथा कदम क्या है? अब इस चौथे पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं, वो है द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का दर्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री को डेवलप करने का जो इम्पोर्टेंट काम किया था वो ए सेंट पियरे और जियान बटिस्टा ने किया था। और द बेसिक एजम्पशन ऑफ दिस फिलॉसफी was that society must have progressed through a series of steps from a simple to complex stage। तो अब इस फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में हम किन किन मुख्य बातों को समेटेंगे, समझते चलें। पहला इसका धारणा यह था या पहला प्रपाउंडिंग ये थी इसकी कि सोसाइटी मस्ट हैव प्रोग्रेस थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्टेज। यानी कि इस विचारकी या इस विचारधारा के जो समर्थक थे उनका ये मानना था कि समाज धीरे धीरे उसकी प्रोग्रेस, उसकी प्रगति हुई है।
कहाँ से एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हुई है, एक क्रमबद्ध तरीके से हुई है और स्टेप बाय स्टेप हुई है, क्रमबद्ध तरीके से हुई है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी सरलता से जटिलता की अवस्था, सरल अवस्था से जटिल अवस्था की ओर एक निर्धारित क्रमबद्ध स्टेप में समाज आगे बढ़ा है। तो पहला जो बेसिक एजम्पशन था फिलॉसफी ऑफ हिस्टोरियंस का वो ये था। दूसरा कि इनके इस पूरे नोशन में डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, ये दो इंपॉर्टेंट की एलिमेंट, यानी विकास और प्रगति, ये दो इंपॉर्टेंट फिलॉसफिकल, एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये हम फिलॉसफिकल साइड की बात करें तो दार्शनिक जो साइड था उसके हिसाब से विकास और प्रगति ये दो प्रत्यय मौजूद थे। और अगर हम वही साइंटिफिक साइड की अगर बात करें तो ये हिस्टोरिकल पीरियड को हैज़ गिवन कॉन्सेप्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड्स एंड सोशल टाइप्स। तो आप ये देखिए कि ये जो डेवलपमेंट और ये जो प्रोग्रेस की अवधारणा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोशन है, इसको हमें ध्यान में रखना होगा। एक बात जो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री के संदर्भ में यहाँ बताना ज़रूरी है कि इसमें एक व्यक्ति और था जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसकी मैं चर्चा अगर नहीं करूँगा तो बात अधूरी रह जाएगी। 19th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री बिकेम एन इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस थ्रू द राइटिंग ऑफ हीगल एंड सेंट साइमन। ठीक है, यहां पर एक चीज का ध्यान आपको और भी रखना है कि इट वॉज द फिलोसफिकल हिस्टोरियंस हु वर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यू कॉन्सेप्शन ऑफ सोसाइटी एज समथिंग मोर देन पॉलिटिकल सोसाइटी और द स्टेट। इसके पहले सोसाइटी को केवल पॉलिटिकल सोसाइटी या स्टेट के फॉर्म में समझने का प्रयास किया गया था। ठीक है ना, उससे इतर उसके अलावा एक नए तरह का पैराडाइम समाज को देखने का हमें द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री के चश्मे से प्राप्त हुआ। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें एक किताब थी एडम फर्गसन की, ऐसे ऑन द हिस्ट्री ऑफ सिविल सोसाइटी, 1767 में लिखी गई थी किताब, और ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है इस अप्रोच की। इस किताब को मैं व्यक्तिगत ये मानता हूँ कि इस उपागम की एक बेहतरीन कृति है। फर्गसन अपने एक ऐसे में ये मेंशन किया है और बाद में भी जो उन्होंने लिखा है उसमें भी किया है, ही डिस्कसेस द नेचर ऑफ सोसाइटी, पॉपुलेशन, फैमिली, किनशिप, द डिस्टिंक्शन ऑफ रैंक, प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट, कस्टम, मॉरलिटी एंड लॉ। दैट इज ही ट्रीट सोसाइटी एज अ सिस्टम ऑफ इंटररिलेटेड इंस्टीट्यूशन। फर्गसन ने अपनी इस किताब में सरकार, संपत्ति, परिवार, नातेदारी, विधि, प्रथाएं, नैतिकता और इन सारी समस्त अवधारणाओं की तो चर्चा की ही की है, साथ में समाज को एक अंतर संबंधित संस्था के रूप में उसका विश्लेषण करने का प्रयास किया है। तो इस दृष्टि से एडम फर्गसन की यह कृति एस्से ऑन द हिस्ट्री ऑफ सिविल सोसाइटी इंपॉर्टेंट कृति मानी जाती है। ठीक है, तो उसके बाद द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, यानी द फिलॉसफी ऑफ हिस्टोरियंस ने दे हैव गिवन कॉन्सेप्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड्स एंड सोसाइटल टाइप्स। आप देखिए, इस बात को समझने के लिए हमें मेजर कंट्रीब्यूशंस ऑफ द कॉम, डिस्पेंसर और मार्क्स समझना पड़ेगा। अगस्त कोम, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ने भी वो क्रमबद्ध विकास की अवस्थाओं, 3 स्टेजेस की बात की है, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और साइंटिफिक स्टेज की बात की है। यानी कि पहले समाज किस अवस्था में था? थियोलॉजिकल था, फिर उसके बाद वो प्रगति करते हुए मेटाफिजिकल अवस्था में आया और फिर वैज्ञानिक अवस्था में आया, यानी प्रत्यक्षवादी अवस्था में आया। ठीक है, मार्क्स ने भी आप देखिए कि हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म में आदिम साम्यवाद की चर्चा की है, उसके बाद मालिक और दास प्रथा की चर्चा की है, सामंत अर्धभूदास की चर्चा की है, पूंजीपति सर्वहारा की चर्चा की है। तो आप ये देखिए कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से उन्होंने जिन अवधारणाओं को क्रमबद्ध तरीके से लेकर समाज के विकास और प्रगति को समझाने का प्रयास किया है, तो वहाँ पर फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री का रोल इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के लिए यहाँ पर पूरे, अगर हम इसको, इस तथ्यों को दृष्टिगत रखें
तो while seeing all these happenings and the notions established by the philosophy of historians, it is easier to understand that how gradually the situation compelled the society to establish a discipline which can study the scientific phenomena, which can study the social phenomena scientifically, जो वैज्ञानिक विधियों से सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन कर सके। तो इस प्रकार ये चौथा कदम था। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री है उसमें बड़े कंट्रीब्यूटर्स के रूप में, यानी कि फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, अगर अभी जब मैं मार्क्स, स्पेंसर और कॉम्ट पढ़ाऊंगा तो आपको ये फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री के नोशन इनके सिद्धांतों में यथावत आपको मिलेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का जो नोशन है ये कॉम्ट के भी थियरी में मौजूद है, स्पेंसर के भी थियरी में मौजूद है और कार्ल मार्क्स के भी थियरी में मौजूद है। अब आइए बढ़ते हैं पांचवें फैक्टर की तरफ। पांचवा फैक्टर है, अब यहाँ पर इसी क्रम में पांचवें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस अफेक्टिंग द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी का जो पांचवा पॉइंट है, दैट इज बायोलॉजिकल थियरीज ऑफ इवोल्यूशन। देखिए, इसमें एक बात आपको समझनी है और वही एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? इट टेंडेड टू बी मॉडल्ड ऑन बायोलॉजी। तो पहली चीज आपको समझना है कि आधारित किस पर था, दैट इज बायोलॉजी, एज इज एविडेंट फ्रॉम द वाइडली डिफ्यूज्ड कॉन्सेप्शन ऑफ सोसाइटी एज ऑर्गेनिज्म, ये दूसरा महत्वपूर्ण कीवर्ड है, एंड फ्रॉम द अटेम्प्ट्स टू फॉर्मुलेट जनरल टर्म्स ऑफ सोशल इवोल्यूशन। बेसिकली चार्ल्स डार्विन को हमने अपने लेक्चर 1 में कोट किया था। चार्ल्स डार्विन से प्रभावित थे हर्बर्ट स्पेंसर। हालांकि ये एक बड़ा ही प्रमाणिक तथ्य तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि स्पेंसर ने की प्रोपाउंडिंग्स पहले हो चुकी थी लेकिन वो पेटेंट नहीं हुआ था। अब उसके तह में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि चार्ल्स डार्विन की जो एक कॉन्सेप्ट था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वह कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं स्पेंसर के काम में दृष्टिगत होता है। तो हम उतने हिस्से को अगर लेते हैं तो डार्विन के उस पूरे कॉन्सेप्ट को वो सोशियोलॉजी में यूज़ किया और ये माना कि सोसाइटी भी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म की तरह है, एक सावयव की तरह है। और जिस तरह से एक सावयव, एक जीव के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं शेप, साइज, फंक्शन में, लेकिन इंटररिलेटेड होते हैं, फंक्शनली इंटररिलेटेड होते हैं, है ना, प्रकारात्मक दृष्टि से एकीकृत होते हैं और समग्र के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि किसी भी पार्ट को अलग कर दिया जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है ना। उसका प्रकार समग्रता की व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टि से होता है। तो समाज को भी क्या सावयव माना। तो इस बायोलॉजी के डिसिप्लिन के इस पूरे पैराडाइम को स्पेंसर ने सबसे पहले यूज़ किया सोशियोलॉजी में, और एमिल डर्कहाइम ने भी इस इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को अपने काम में यूज़ किया। तो ये दो बड़े मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने बायोलॉजिकल थियरीज ऑफ इवोल्यूशन को, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, यानी सोशियोलॉजी को शेप करना, डिज़ाइन करना, उसके लिए कंटेंट, उसको एक आवश्यक पैराडाइम देना, है ना, इस दिशा में काम किया। आखिरी और छठा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसकी ओर हम अब बढ़ें और समझें कि वो क्या है। हो गया? छठा है जो इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस की बात हम कर रहे थे, उसमें आखिरी इंपॉर्टेंट बिंदु है सर्वेज ऑफ सोशल कंडीशन, सामाजिक स्थितियों का सर्वेक्षण। सामाजिक सर्वेक्षण को सबसे प्रारंभिक मेथड माना जाता है सोशियोलॉजी का, है ना। और इसका जो मूलभूत एजम्पशन है, बेसिक एजम्पशन है, यानी कि इसकी जो मूल आत्मा है उसको समझा जाए। थ्रू द नॉलेज of the social conditions one can arrive at solutions to solve the social problems prevalent in society।
बेसिकली सोशल सर्वे का उद्देश्य ये था कि ज्ञान के द्वारा सामाजिक स्थितियों, जो विद्यमान सामाजिक स्थितियां हैं, तो ज्ञान के द्वारा सामाजिक स्थितियों तक पहुंचकर, यानी सामाजिक स्थितियां उस समय क्या थी कि उस समय बहुत तरह की, आपको मालूम है कि दो तरह के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस थे, फ्रेंच रिवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो उससे, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने खासकर जो नगरों में बहुत बड़ी समस्याएं क्रिएट की, माइग्रेशन की बात हमने आपको बताई है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब मैंने आपको बताया था, और बात माइग्रेशन तक ही सीमित नहीं होती है, क्योंकि नगरों की जो अवसंरचनात्मक स्थिति थी वह अप्रत्याशित परोजन के लिए तैयार नहीं थी। तो द अनएक्सपेक्टेड इमाइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन सेंटर्स, इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ सोशल इविल्स। तो सामाजिक सर्वेक्षण की यह विधि उन सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना, विद्यमान जो नॉलेज है उसका प्रयोग करते हुए, और विद्यमान नॉलेज, कौन से नॉलेज की बात हो रही है, नेचुरल साइंसेज का ज्ञान, उनके तकनीक, उनकी विधियों का उपयोग करते हुए और विद्यमान सामाजिक समस्याओं को समझा जाए और उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान प्रस्तुत किया जाए। तो ये तभी संभव होगा जब आप सामाजिक सर्वे करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे, सोशल सर्वे करेंगे और आप उन समस्याओं को की तह तक जाने का प्रयास करेंगे। तो सोशल जो सर्वे था, इट इमर्ज ड्यू टू टू रीजंस, आप नोट करते चलें। वन वॉज द ग्रोइंग कन्विक्शन दैट द मेथड्स ऑफ द नेचुरल साइंसेज should and could be extended to the study of human affairs, that human phenomena could be classified and measured। यानी नेचुरल साइंसेज की जो विधियां, तौर तरीके उस समय विद्यमान थे, इस आस्था के साथ सोशल सर्वे का प्रयोग करने की बात सूझी कि इन प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों का प्रयोग करते हुए हम मानवीय घटनाओं, मानवीय क्रियाकलापों का भी उसी प्रकार वैज्ञानिक अध्ययन कर सकें और उनका वर्गीकरण, उनका मापन कर सकें। द अदर वॉज, द सेकेंड रीजन वॉज द कंसर्न विथ पॉवर्टी। तो पॉवर्टी को पहले, तब तक तो नेचुरल पॉवर्टी के रूप में लिया जाता था कि गरीबी क्या है, प्राकृतिक समस्या है। लेकिन इन 18वीं शताब्दी के जो थिंकर्स थे, उन्होंने जो विचारधाराएं, जो अपने विचार प्रसारित, डिफ्यूज करने शुरू किए इंटायर यूरोप में, तो उससे एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि वो नेचुरल प्रॉब्लम नहीं है, वो एक सोशल प्रॉब्लम है। पॉवर्टी वॉज सोशल प्रॉब्लम। निर्धनता एक सामाजिक समस्या के रूप में वहाँ पर मौजूद है। तो प्राकृतिक समस्या से सामाजिक समस्या, आप जब समस्या सामाजिक है तो इसका समाधान भी चाहिए। तो समाधान तभी आप प्राप्त कर सकते हैं जब आप समस्या की तह तक जाएंगे, उसके कारण को पता करेंगे कि what are the major causes of that social evil that is known as social poverty। तो following the recognition that poverty was not natural, it is entirely social। So you see, keep this basic assumption in the mind and the two major conviction which were working behind। ठीक है। इसके बाद एक चीज आपको और ध्यान रखना होगा कि the social survey has remained one of the principal methods of sociological inquiry। आज भी तभी की बात नहीं है। और अगर मैं एक किताब का यहाँ चर्चा करना चाहूँगा, अगर आप इसको कोट करेंगे तो आपके आंसर में थोड़ा और वजन आ जाएगा। FM एडन्स की किताब थी द स्टेट ऑफ द पुअर, 1797 में लिखी गई थी, 3 वॉल्यूम्स में थी ये किताब। तो एडन्स ने सोशल सर्वे विधि का सबसे पहले अपनी किताब में प्रयोग किया था। ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज कि सोशल सर्वे डिड नॉट इमर्ज ओनली फ्रॉम द एम्बिशन ऑफ अप्लाइंग द मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंसेज टू द ह्यूमन वर्ल्ड, बट फ्रॉम ए न्यू कॉन्सेप्शन ऑफ सोशल इविल्स। बहुत सारे सोशल इविल्स थे, बहुत सारी सामाजिक बुराइयां थी। social survey of poverty or any other social problem only makes sense if it is believed that something can be done to remove or mitigate such evils। अब एक तरह की संवेदना जुड़ी हुई थी सोशल सर्वे के साथ कि इन सामाजिक बुराइयों और सामाजिक समस्याओं से के समाधान के लिए ये उपयोगी साबित होगा, ये हमें समस्या के वास्तविक कारण तक ले जाएगा। तो इस तरह की संवेदना जुड़ी हुई थी,
इस तरह का विश्वास था, और जो विश्वास का आधार था वो प्राकृतिक विज्ञान की विधियों को की भांति इसको प्रयोग किया जाए। एक इस प्रकार का पैराडाइम दिमाग में मौजूद था। तो आप ये देखिए कि ये 6 जो इंपॉर्टेंट कारण थे वो इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस के रूप में आए, जिन्होंने इफेक्ट किया इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी की ओर। और अब इन 6 कारकों की चर्चा करने के बाद मैं आपसे ये कह पाने की स्थिति में हूँ कि डार्क एजेस से हमने यात्रा शुरू की थी, रेनेसे पर आए थे हम, और रेनेसे के बाद हमने एनलाइटमेंट की चर्चा की, और एनलाइटमेंट के बाद मॉडर्निटी आ जाती है। तो एक क्रमबद्धता है, डार्क एजेस, रेनेसेंस और एनलाइटमेंट, और उसके बाद मॉडर्निटी। आइए अब देखा जाए कि 2 महत्वपूर्ण क्रांतियां, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो बौद्धिक प्रभाव 18वीं शताब्दी के विचारकों ने तत्कालीन यूरोपीय समाज पर छोड़ा, उसके इन्फ्लुएंस को रखते हुए सिक्के के एक पहलू पर, और वह कैसे जिम्मेदार साबित हुई, वो किस तरह से उत्तरदायी साबित हुई कि जिससे आधुनिकता का या आधुनिकता के प्रत्यय का जन्म हुआ। तो अब हम बढ़ते हैं अंतिम कॉन्सेप्ट की तरफ, मॉडर्निटी। व्हाट इज मॉडर्निटी? अब यहाँ पर जो अंतिम कड़ी है वो है मॉडर्निटी। अब समझा जाए मॉडर्निटी है क्या। एक्चुअली मॉडर्निटी इज ए रिलेटेड टर्म विच डिनोट्स द न्यू प्रैक्टिसेस एज कंपेयर टू द ओल्ड। In other sense, we can say it denotes a specific period in which Europe saw significant cultural and intellectual upheaval which laid foundation of the contemporary modern world. और सरल किया जाए तो ट्रेडिशन को रिप्लेस करके कुछ नया जो लाने का प्रोसेस होता है, दैट इज मॉडर्निटी। ठीक है, तो मॉडर्निटी का जो इमर्जेंस है, द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्निटी पर अगर हम फोकस करें तो आप देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि डार्क एजेस के बाद रेनेसेंस पर आए और उसके बाद एनलाइटमेंट पे आए। एनलाइटमेंट एरिया, एनलाइटमेंट जो अवधि है, उस अवधि में ही मॉडर्निटी के बीजारोपण हो गए थे, लेकिन कोई आधिकारिक या ऑफिशियल हमें पर्टिकुलर डेट नहीं, वोल्टेयर के काम में वो दृष्टिगत होता है, उसकी चर्चा मैं अभी आगे करूंगा। तो द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्निटी दस ट्रेसेस बैक टू द एनलाइटमेंट, है ना। एनलाइटमेंट से हमको उसकी जड़ें, एनलाइटमेंट के एरा में हमको उसकी जड़ें दिखाई देती है। ठीक है, 1732 के आसपास वोल्टेयर की चर्चा मैंने मॉन्टेस्क्यू और 4 जो विचारकों की चर्चा की थी, जब मैं आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा रहा था उस पर चर्चा मैंने की थी, तो वहाँ ये बात आई थी वोल्टेयर की। तो वोल्टेयर ने एक अपनी राइटिंग्स थी उनकी फिलोसफिकल लेटर्स। तो वोल्टेयर इन हिज फिलोसफिकल लेटर्स टुक अ प्लेजर इन मॉकिंग द कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ हिज फ्रेंच अदर contemporary thinkers. So the scientific shift in modernity was given by Voltaire, whose model was Newton. It was the beginning of empiricism. आनुभविकता का आरंभ था। वोल्टेयर की इस लेखन के बाद जो है, एक तरह से हम कह सकते हैं आधिकारिक रूप से आनुभविकता की प्रैक्टिस एनकरेज हुई। इन मॉडर्निटी, आधुनिकता में आनुभविकता की प्रैक्टिस एनकरेज की हुई। इट ऑल टुक प्लेस इन ब्रिटेन। लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही थी? फ्रांस में नहीं हो रही थी, ना जर्मनी में हो रही थी, ब्रिटेन में हो रही थी। इन यूरोप अ रिव्यू प्रोसेस हैड टेकन प्लेस इन द मेथोडोलॉजी ऑफ मॉडर्निटी। अब मॉडर्निटी की जब अवधारणा आई तो वो ये अपने साथ एक पुनरावलोकन की प्रक्रिया को भी लेकर आई। ठीक है, यानी यथावत आपको चीज़ स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब इस तरह की वैचारिकी में तर्क, रीज़न तो आ गया था एनलाइटमेंट के साथ, लेकिन मॉडर्निटी के आते आते अब आप आनुभविक अध्ययन की ओर उन्मुख होने लगे। यानी कि एक ऐसी विधियों की ओर पूरा ये वैज्ञानिक क्लस्टर जाने लगा जहाँ पर आनुभविकता पर अधिक बल दिया जाने लगा। तो
तो ये वोल्टेयर के काम ने एक तरह से आधिकारिक इसकी घोषणा कर दी, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें। लेकिन आधुनिकता का जो एक वृहद स्तर पर देखें, इस प्रत्यय में क्या क्या शामिल था, तो आप ये देखिए कि पहला था द हेजीमोनी ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट। मॉडर्निटी में जो मूलभूत एलिमेंट्स थे वो क्या क्या थे, इसकी मैं चर्चा यहाँ पर करना ज़रूरी समझता हूँ कि कौन कौन से ऐसी कॉन्सेप्ट्स हैं जो जुड़े हुए हैं, और इन सारी अवधारणाओं ने मिलकर मॉडर्निटी की कॉन्सेप्ट का निर्माण किया है। दिस ऑल टर्म्स हैव इंटीग्रेटेड टू गिव अ कंप्लीट मीनिंग व्हेन वी से द वर्ड, व्हेन वी यूज द वर्ड मॉडर्निटी। नंबर 1 आप नोट करते चलें, अगर नोट करना हो। पहला पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। पहला है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, औद्योगिकरण और नगरीकरण। दूसरा है डेवलपमेंट, विकास। तीसरा है डेमोक्रेसी। हिंदी मीडियम इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ मैं लिखवा रहा हूँ, तो आदि हिंदी वाले ये ना सोचें कि अंग्रेजी में कुछ ज़्यादा लिखवाया जा रहा है। जो अंग्रेजी में बताया जा रहा है उसका हिंदी रूपांतरण भी आपको एग्जैक्ट या पूरे सारे पॉइंट्स को समाहित करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो तीसरा है डेमोक्रेसी। चौथा है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। कैपिटलिज्म नोट करते चलें। पांचवा है सुपीरियरिटी ऑफ द पावर, शक्ति की श्रेष्ठता। शक्ति की श्रेष्ठता, ठीक है। अगला है फ्री मार्केट, मुक्त बाजार। सातवां है ऑप्टिमिज्म, आशावादिता। सातवां है ऑप्टिमिज्म, आशावादिता। आठवां है द सर्च ऑफ एब्सोल्यूट नॉलेज इन साइंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। विज्ञान, इसमें आठवां आप लिख लीजिए, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज और राजनीति में कुछ इस प्रकार की खोज की जाए कि एब्सोल्यूट नॉलेज, हमें वास्तविक ज्ञान, हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके, उसकी खोज की जाए। नौवां है द आइडिया दैट गेनिंग नॉलेज ऑफ द ट्रू सेल्फ वॉज द ओनली फाउंडेशन ऑफ ऑल दी अदर नॉलेज। यानी कि उस ज्ञान तक पहुंचा जाए जो बाकी ज्ञान के लिए और उसके स्रोत के लिए जिम्मेदार है, उत्तरदायी है। और आखिरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है रैशनैलिटी, तार्किकता। तो ये 10 पॉइंट्स हैं, 7 हमने लिखवा दिए हैं, 3 हमने डिक्टेट किया है, संभवतः आपने नोट कर लिया होगा। तो ये जो 10 कॉन्सेप्ट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं, ये इंटीग्रेट होते हैं और जो अवधारणा बनती है वो मॉडर्निटी के रूप में आपके सामने आती है। अब आप देखिए यहाँ पर आपने चर्चा की इंडस्ट्रियलाइजेशन। नंबर 1 है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में हमने इसकी विस्तार से चर्चा की है कि किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन ने अर्बनाइजेशन को जन्म दिया। एक बात समझ लीजिए कि अर्बनाइजेशन बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के नहीं होता है। ये अलग है कि समय और काल के हिसाब से इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्वरूप बदल जाए। जैसे आप देखिए कि कोविड-19 का दुष्प्रभाव से अब आने वाले समय में 26 मार्च 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने ग्लोबलाइजेशन के नए प्रत्यय को खोजने की ओर आह्वान किया है। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो स्वरूप होगा, ग्लोबलाइजेशन की नई अवधारणा का सृजन तो होगा ही होगा, नया पैराडाइम तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ औद्योगिकरण के एक नए स्वरूप को भी अपने साथ लेकर आएगा। तो कुल मिलाकर स्पिरिट जो है वो अधिकाधिक उत्पादन की है और उससे अर्बनाइजेशन होता है, ठीक है ना। लेकिन अब आने वाले समय में अगर कोई इस तरह का अर्बनाइजेशन होता है
है ना, या अर्बनाइजेशन किसी दूसरे स्वरूप में आता है, तो वहाँ पर सॉरी इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर दूसरे स्वरूप में आता है तो अर्बनाइजेशन का स्वरूप क्या होगा, है ना। क्योंकि अभी ये तो वास्तविक स्थिति है कि भारत की स्थिति ऐसी है नहीं कि हर गांव में इस तरह के मिनिमम इंडस्ट्रियलाइजेशन के सेंटर्स बना दिए जाएं कि वहाँ से माइग्रेशन बिल्कुल जीरो हो जाए अर्बन सेंटर्स की तरफ। तो इन सारी वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए अभी ये देखना है कि ये स्ट्रक्चर कैसा होगा। एनीवे, मैं आगे उस पर आऊँगा। पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, दैट वाज द हेजिमोनी ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट। यू सी, द ईस्ट इंडिया कंपनी लैंडेड इट्स बिजनेस टू इंडिया जस्ट इन क्वेस्ट फॉर द न्यू मार्केट। चूँकि साइंटिफिक रिवोल्यूशन हो गया था, गिल्ड सिस्टम और फैमिली सिस्टम रिप्लेस हो चुकी थी फैक्ट्री सिस्टम के द्वारा, मशीनों के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन शुरू हो गया था, तो सरप्लस प्रोडक्शन आ गया था, जिसकी चर्चा सरप्लस प्रोडक्शन की चर्चा मार्क्स के थियरी जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें करेंगे विस्तार से। तो वो जो सरप्लस प्रोडक्शन था, अब उसको खपाना है, उसको बेचना है, तो उसके लिए बाजार चाहिए। तो ब्रिटेन जैसा देश जिसका करीब करीब आधी दुनिया उसकी कॉलोनी थी, उसमें भारत भी उसकी एक कॉलोनी थी और साथ में कॉलोनी होने के साथ साथ एक बड़ा बाजार भी था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर लेकर एक बड़े बाजार की लालसा में यहाँ पर कदम रखा था, अधिक से अधिक सामान बेचेगा और मुनाफा कमाएगा। तो वो जो हेजिमोनी थी वो यहाँ पर दृष्टिगत होती है। सो अलॉन्ग विथ कैपिटलिज्म एंड द अर्ज फॉर अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट, मॉडर्निटी बिकेम अ रियलिटी not only in Europe but also in the parts of Asia and Africa. Industrialism has an inherent tendency for the development of technology, rationality, capitalism and progress. आप यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि आधुनिकता का यह प्रत्यय यह खाली यूरोप की सच्चाई नहीं बना, बल्कि अफ्रीका और एशिया की भी आने वाले समय में सच्चाई बनकर उभरा। और ये सही है कि इंडस्ट्रियलिज्म की एक प्रवृत्ति होती है और वो टेंडेंसी क्या होती है कि नई नई तकनीक को खोजना, तार्किकता को प्रोत्साहित करना, पूंजीवाद को विस्तारित करना और प्रगति के पथ पर बढ़ना। ठीक है, तो एक तो ये हो गया मॉडर्निटी का कैरेक्टर। दूसरा था कि पॉलिटिकल रिवोल्यूशंस 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप में दो बड़े रिवोल्यूशन हुए, जिसकी चर्चा हमने किया भी है, और किस प्रकार सामंतवादी व्यवस्था को प्रतिस्थापित किया गया, ये भी आपसे बातचीत हो सकी है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, दैट इज मॉडर्निटी क्रिएटेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशन स्टेट एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टेट्स, अ डायनेमिक एंड एक्सपेंशनिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर बेस्ड ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियलिज्म, the growth of large scale administrative and bureaucratic system of social organization and regulation, the dominance of secular, materialistic, rationalistic, individualistic cultural values and the formal separation of the private from the public. तो इस आधुनिकता ने क्या किया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और दोनों रिवोल्यूशंस होने के बाद एक तरह की संस्थाओं को निर्मित किया। वो संस्थाएं कैसी थी? राष्ट्र राज्य, है ना। और इस राष्ट्र राज्यों का एक अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी हुई, ये राष्ट्र राज्य एक दूसरे से गुथे हुए, इस प्रकार की एक संरचना, इस प्रकार के राज्य की, है ना, ग्लोबल लेवल पर एक संरचना क्रिएट करने का काम किया। और चूंकि पूंजीवादी चरित्र निहित था तो उसमें विस्तारवादी प्रवृत्ति निहित रहेगी। अगर कैपिटलिज्म है तो जाहिर सी बात है उसका एक्सपेंशन होगा ही होगा। ठीक, तो स्पष्ट है कि मॉडर्निटी ने, आधुनिकता ने क्या क्या जन्म दिया कि निजी संपत्ति को बढ़ावा दिया, निजी संपत्ति से पूंजीवाद और ज़्यादा पोषित होता है और उसका विस्तारवादी प्रवृत्ति को और ज़्यादा बल मिलता है। बड़े स्तर के प्रशासनिक और नौकरशाही से युक्त सामाजिक संगठनों का भी अभ्युदय हुआ। धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था प्रभावी होनी शुरू हो गई। भौतिकवादी प्रवृत्ति, तार्किकतावाद और व्यक्तिवादिता है
उसकी प्रवृत्ति में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मॉडर्निटी बिकेम सिनोनिमस विद अ पीरियड विच वॉज मार्क्ड बाई क्वेश्चनिंग ऑफ ट्रेडिशन। कुल मिलाकर क्वेश्चनिंग ऑफ ट्रेडिशन, परंपराओं पर प्रश्न किए जाने लगा। द प्रियोरिटाइजेशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म ओवर द कलेक्टिविटी, फ्रीडम ऑफ आइडियाज, इक्वलिटी इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ, प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेसेस, है ना, rationalization of institutions and ideas, and finally a movement from feudalism towards capitalism and the market economy, industrializations, urbanizations and secularizations। और अगर हम political sphere की बात करें तो it also saw the development of the modern concepts like that of the contemporary nation state and its constituent institutions like representative democracy, as I told you। you can see the third point, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी, एज आई एक्सप्लेन्ड। तो ये सारी चीज़ें हुई। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना ज़रूरी समझता हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतंत्र का उदय भी एक बड़ी घटना थी। आधुनिकता के प्रत्यय में एक बड़ा पक्ष है जिसको आपको आगे ध्यान में रखना है, क्योंकि धीरे धीरे ये मजबूत होता गया और इसका विस्तार भी, ये डिफ्यूज़ भी हुआ, प्रसार भी हुआ इसका। बहुत सारे देशों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई आगे चलकर। तो ये मॉडर्निटी की ये कुछ इम्पॉर्टेंट विशेषताएं थी जो इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के लिए उत्तरदायी थी। यहाँ पर मैं 4 प्रमुख समाजशास्त्रियों, क्लासिकल थियरिस्ट की चर्चा करना ज़रूरी समझता हूँ। पहला है इमाइल डर्खीम। इमाइल डर्खीम ने कहा कि व्हाट इज़ मॉडर्निटी। मॉडर्निटी को उन्होंने कहा कि डिफरेंशिएशन, मॉडर्निटी को इन्होंने डिफरेंशिएशन माना है। कैसे? दुर्खीम ही रियली वॉज वेरी स्कैर्ड ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ठीक है ना, बिकॉज ही वॉज ए फंक्शनलिस्ट, ही ऑलवेज यूज द फंक्शनलिस्ट पैराडाइम, सो ही वॉज स्ट्रांगली बिलीविंग इन द कोहेजन ऑफ द सोसाइटी। ओके, सो ही डिफाइंस मॉडर्निटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल सॉलिडरिटी। सामाजिक जो सॉलिडरिटी है, एकता है, सामाजिक एकता के रूप में दुर्खीम मॉडर्निटी को देखता है। हिज थीसिस इज मोर देन इन डिफरेंशिएशन, मोर देन इन मॉडर्निटी। मॉडर्निटी क्रिएट्स फंक्शनल डिपेंडेंस। उसका पूरा जो थीसिस है, उसका पूरा जो नोशन है वो किस पर आधारित है? विभेदीकरण पर। आप देखिए, अगर दुर्खीम के सिद्धांत में आगे आऊँगा उस पर चर्चा भी विस्तार से करूँगा। His thesis lies on the differentiation. That is a type of stratification. He have never used the word modernity. Okay? So, for Durkheim, modernity is differentiation, it is stratification. More is a society stratified, greater is the level of modernity. Durkheim के लिए आधुनिकता का अर्थ विभेदीकरण है, जो कि एक प्रकार का स्तरीकरण है। जितनी अधिक समाज जितना अधिक स्तरीकृत होगा, उस समाज में आधुनिकता का स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। दूसरा क्लासिकल थ्योरिस्ट है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के लिए मॉडर्निटी कॉमोडिफिकेशन है, ठीक है, उत्पादीकरण है। एक्चुअली मार्क्स कंसर्न विथ मॉडर्निटी वॉज इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन रिलेशन। उत्पादन के संबंधों में वो मॉडर्निटी को देखता है। इट वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। जाहिर सी बात है, पूंजीपति ने पैसा लगाया है, पूंजी लगाई है, तो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है अधिक से अधिक उत्पादन हो, अधिक से अधिक लाभ हो। तो मोर प्रोडक्शन मीन्स मोर प्रॉफिट, अधिक लाभ ही अल्टीमेट लक्ष्य होता है कैपिटलिस्ट का, ठीक है ना। तो मॉडर्नाइजेशन की अगर बात हम करें तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, what is modernization? Is nothing but a commodity, a thing to be brought and sold, and an item for trade and commerce. In a word, modernity is commercialization. ठीक है, उत्पाद के रूप में, उत्पादीकरण के रूप में मार्क्स ने आधुनिकता के प्रत्यय को लिया है। उसके लिए आधुनिकता क्या है? वाणिज्यीकरण है, व्यवसायीकरण है ना। तो ये हो गया मार्क्स का परसेप्शन आधुनिकता को के संदर्भ में। तीसरा है वेबर। वेबर के लिए मॉडर्निटी क्या है? इट्स अ रैशनैलिटी फॉर वेबर। वेबर के लिए आधुनिकता का प्रत्यय एक तार्कीकरण है, तार्किकता है,
ठीक है। वेबर ने किताब लिखी थी द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। वो बहुत अच्छी किताब है, वैसे भी सोशियोलॉजी के जो विद्यार्थी नहीं होते हैं उनको भी मैं रेकमेंड करता हूँ उस किताब को जरूर पढ़िए। वेबर क्या कहता है, ही आर्ग्यूज दैट कैल्विनिज्म, अ सेक्ट ऑफ प्रोटेस्टेंट रिलीजन, हैज सर्टेन एथिक्स which develops the spirit of capitalism. Religion, though a spiritual order, is run on the norms of rationality. Weber's scan a huge literature on domination, religion and other wider areas of life and comes to the conclusion that rationality is the pervading theme which characterizes human actions. He has therefore defined modernity as rationality. For him, in one word, modernity is synonymous with rationality. अब आप देखिए प्रोटेस्टेंट एथिक्स में वेबर ने काल्विनवाद के आधार पर प्रोटेस्टेंट धर्म की व्याख्या स्टैब्लिश की है, ठीक है ना। और उस आचार संहिता में, प्रोटेस्टेंट धर्म की आचार संहिता में वो खोजता है कि पूंजीवाद की आत्मा किस तरह से पुष्पित पल्लवित होती है, ठीक है ना। और वो जो पूरी व्यवस्था को देखता है उसमें वो तार्किकता के प्रत्यय को मौजूद पाता है। तो वो पूरा जो मॉडर्निटी है वेबर के लिए, जो आधुनिकता का कॉन्सेप्ट है वेबर के लिए, आधुनिकता की अवधारणा है वेबर के लिए, वह एक शब्दों में कहें तो क्या है, तार्किकता है। आधुनिकता क्या है वेबर के लिए, तार्किकता है। अंतिम जो इम्पॉर्टेंट थिंकर है उसको भी समझना ज़रूरी है, जॉर्ज जिमिल। इन्होंने मॉडर्निटी को कहा है कि सिटी एंड इकोनॉमिक मेक मॉडर्निटी, सिटी एंड इकोनॉमिक मेक मॉडर्निटी। इसका मतलब क्या हुआ? सिमिल मॉडर्निटी के बारे में जब व्याख्या करते हैं तो फॉर सिमिल मॉडर्निटी कंसिस्ट ऑफ सिटी लाइफ एंड द डिफ्यूजन ऑफ मनी। मॉडर्निटी की अवधारणा को व्याख्यात करते हुए सिमल बेसिकली नगरीय जीवन और धन के प्रसार पर फोकस करते हैं, पर केंद्रित होते हैं। सिमल हैज़ पुट हिज आइडियाज़ अबाउट मॉडर्निटी इन हिज बुक फिलॉसफी ऑफ मनी। जिमिल की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी फिलॉसफी ऑफ मनी। मॉडर्निटी संबंधित उनके सारे विचार इस कृति में देखने को मिलते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है कि जिमिल नगरीय जीवन और मौद्रिक अर्थव्यवस्था को ही मॉडर्निटी मानता है। तो इस प्रकार मॉडर्निटी की पूरी रूपरेखा देखने के बाद यह स्पष्ट होता है कि मॉडर्निटी किस प्रकार एनलाइटमेंट ज्ञानोदय के समय आ चुकी थी और धीरे धीरे शनैशन ग्रेजुअली वो विकसित हो रही थी। और वो विकसित होने के साथ ही समझने वाली बात यही है। तो मॉडर्निटी के संदर्भ में जो आपके इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी से जो जुड़ा हुआ पूरा सिलेबस का हिस्सा है, उसमें बेसिकली आपको ध्यान क्या देना है कि किस तरह से डार्क एजेस से लेकर और मॉडर्निटी तक क्या क्या परिवर्तन हुए, और इन परिवर्तन की श्रृंखला में जो जो भी घटनाएं प्रमुख हुई उनको एक तरफ रखते हुए वो कौन सी दशाएं निर्मित हुई जिसके नाते 1838 में समाजशास्त्र का उदय हुआ। फादर ऑफ सोशियोलॉजी के रूप में हम जानते हैं अगस्त कोम्त को फादर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे वो। और साथ ही मैंने आपको 4 क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट का एक थीम भी बता दिया है कि मॉडर्निटी को लेकर वो क्या सोचते थे। लेकिन मॉडर्निटी को जब आप आंसर में लिखेंगे तो इन सारी अवधारणाओं को उसमें शामिल करेंगे, क्योंकि औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति, ये 2 क्रांतियाँ प्रमुख रूप से फ्यूल का काम की थी मॉडर्निटी को स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, मॉडर्निटी का मतलब क्या था कि वोल्टेयर के उस राइटिंग तक ट्रेडिशनल मोड जो था जीवन का वो रिप्लेस हो रहा था एक नए तरह के व्यवहारों के पुंज से। वो नए तरह के व्यवहारों के पुंज, जैसे एक जब आप नया घर बनाते हैं तो उसमें ढेर सारी नई ईंट, सीमेंट, सरिया, बालू की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार यह उसके अवयव बने, ये मॉडर्निटी रूपी भवन के अवयव बने, इनसे मिलकर मॉडर्निटी रूपी भवन बना। ये जो 10 पॉइंट्स हमने आपको लिखवाए हैं,
तो मॉडर्निटी सीधे सीधे आप ये नहीं कह सकते, किसी एक लाइन की परिभाषा में डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे व्यवहारों को समावेशित किया हुआ है, तब उसकी एकीकृत जो संरचना आती है उसको हम आधुनिकता कहते हैं। आधुनिकीकरण का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है सोशल चेंज वाली थियरी में, वहाँ विस्तार से मैं फिर एक बार हल्का सा टच करूँगा, लेकिन उसको इन चारों ही क्लासिकल थियरिस्ट के अलावा जो एंथोनी गिडेंस या उसके बाद की जो परंपरा है उस पर मैं फोकस करूँगा, उस पर बातचीत होगी जब हम उस विषय पर पहुँचेंगे, पाठ्यक्रम के उस हिस्से पर पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ पर इमर्जेंस के पर्सपेक्टिव से इतनी सूचना पर्याप्त होगी। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जो मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर की चर्चा की थी, तो वो सारा जो लेखन था उस समय का फ्रेंच फिलोसफर्स के द्वारा, वो सब ही समग्र रूप से उत्तरदायी थे आधुनिकता के प्रत्यय के को स्टैब्लिश करने के लिए। तो आपको अलग अलग नहीं देखना है, आपको पुनः जागरण काल की घटनाओं को और ज्ञानोदय की घटनाओं को, रेनेसेंस के जितने भी इवेंट्स हुए थे उसको, और एनलाइटमेंट एरा के जितने भी प्रमुख इवेंट्स हुए थे उसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में एक क्रमबद्ध तरीके से लेके बढ़ना है, तब आप मॉडर्निटी के प्रत्यय को इसी सीक्वेंस में बेहतर रूप से समझ सकेंगे। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं, मैं भरसक प्रयास करूंगा कि मैं सभी इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दे सकूं, ठीक है। और जल्दी में हम आपको दूसरे भी ईमेल और कुछ व्हाट्सएप जैसी आने वाले समय में, वो कब होगी थोड़ा इसके लिए वक्त लगेगा, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे ताकि आपसे हमारा संवाद और बेहतर हो सके। अब मैं यहाँ पर लेक्चर को ख़त्म करने के पहले एक सैंपल क्वेश्चन की चर्चा करना यहाँ चाहूँगा। एक क्वेश्चन आया है आईएएस में 2012 का है। हाउ डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। 2012 का प्रश्न है ये। दूसरा प्रश्न अगर हम लें, एक्सप्लेन हाउ सोशियोलॉजी हैज इमर्ज्ड एज ए डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन बेस्ड ऑन रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक टेम्पर। ये 2017 का प्रश्न है। 2019 में एक प्रश्न आया है कि डिस्कस द हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स ऑफ द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। समाजशास्त्र एक विषय के रूप में समाजशास्त्र के उद्भव में ऐतिहासिक पूर्ववृत्तों की चर्चा कीजिए। हम 2019 वाले प्रश्न से शुरू करते हैं। आईएएस के फर्स्ट पेपर में ये सवाल है, डिस्कस द हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स ऑफ द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। अब आप देखिए हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स का क्या मतलब होता है। जितनी बात रेनेसेंस पीरियड से लेकर और मॉडर्निटी तक प्रमुख घटनाएं हुई हैं वो हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स के पार्ट होते हैं। डिस्कस द हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स ऑफ द इमर्जेंस। प्रश्न का स्पिरिट वही है, शब्दों का खेल है। आईएएस के पेपर में मुख्य परीक्षा में 50% से 60% विद्यार्थी परेशान क्यों हो जाते हैं? क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग की शब्दावली इतनी उलझाने वाली होती है कि आपको लगता है कि ये क्या विपत्ति आन पड़ी। कोई विपत्ति नहीं होती है। अगर आपने अच्छे तरीके से पाठ्यक्रम को पढ़ा है तो आप जानते हैं पूछने का तरीका बड़ा ट्रिकी होता है, तो उस ट्रिकी तरीके से आपको परिचित होना है। अब हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट शब्द यूज कर दिया है ना, तो जाहिर सी बात है कि इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी फ्रॉम द डार्क एजेस और टिल द मॉडर्निटी, ये जो फैक्ट है, ये जो तथ्य है, इसको ना आप बदल सकते ना मैं बदल सकता। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुई थी तो हुई थी, हम आप लाख चाहें 1788 नहीं कर सकते उसको, या 1780 नहीं कर सकते। तो ये आप तय मानिए कि शब्दों के खेल में, शब्दों के जाल में आपको नहीं उलझना है।
हाँ, जो दो एक शब्द कीवर्ड्स होते हैं जैसे हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स, तो इसका हिंदी में अर्थ होता है ऐतिहासिक पूर्ववृत्तों। तो ऐतिहासिक पूर्ववृत्तों में क्या हुआ कि पूरा जो क्रमबद्धता आ गई उसको संक्षेप में आपको आप उसको हल्का सा चार्ट, एरो चार्ट से बनाकर भी आप कर सकते हैं, या जिस तरीके से मैंने पॉइंट वाइज आपको बताया है, प्लस आप रेफरेंस पढ़ेंगे तो थोड़ा उसको आप शब्द सीमा में उसका आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन आया 2015 में, हाउ हैड एनलाइटमेंट कंट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। अब एनलाइटमेंट में आपको देखना है कि क्या क्या शामिल है, एनलाइटमेंट एरा में क्या क्या शामिल है। तो एनलाइटमेंट एरा में दो प्रमुख चीज़ें शामिल हैं, दो प्रमुख रिवोल्यूशन शामिल है। पहला है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और दूसरा है फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो एनलाइटमेंट में बेसिकली अगर आपको अपनी आंसर लिखना है तो इन दोनों रिवोल्यूशंस को उसमें, दोनों क्रांतियों को उसमें शामिल करना पड़ेगा। बहुत ही नपे तुले शब्दों में शब्द आंसर की जो वर्ड लिमिट्स है उसको ध्यान में रखिए। और जो ये बार बार मेरे एंड से ये कहा जाता है कि आप 5-6 साल के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस पेपर्स को उठाइए, वो इस दृष्टि से कहा जाता है कि आप ओरिजिनल जब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट के रूप में आंसर फ्रेमवर्किंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप यूज्ड टू हो जाएंगे। आपका टेम्परामेंट संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के लेवल तक पहुंच जाएगा। तो आप बहुत ज़्यादा एक जो फोबिया होता है उससे मुक्त हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बीमारी है भयक्रांत होना। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। एक क्वेश्चन मैं यहां पर और उठाना चाहता हूं, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इज एन आउटकम ऑफ मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप। ये भी 2011 में पूछा गया है। ठीक है ना। 2015 में एक सवाल आया है, हाउ हैड एनलाइटमेंट कंट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो कुल मिलाकर मॉडर्निटी, एनलाइटमेंट, रेनेसेंस, है ना। तो आपको शब्द गौर करना है। अगर मॉडर्निटी पूछा है कि इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इज एन आउटकम ऑफ मॉडर्निटी, तो ये पूरा आ जाएगा 10 पॉइंट्स। ठीक है। और समापन आप जो 4 मैंने क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट बताए हैं उससे कर सकते हैं। यानी उससे एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आप खाली मॉडर्निटी के कॉन्सेप्ट को एलेबरेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी यात्रा में समाजशास्त्र के उदय के समय फाउंडिंग फादर्स। अब मैं उस 4 की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फाउंडिंग फादर्स को भी आपने टच कर दिया, कंक्लूजन में ही कर दीजिए। तो आपने कर दिया, तो आपने एक मैसेज कन्वे कर दिया कि मॉडर्निटी जो प्रश्न में पूछा गया है कि मॉडर्निटी का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो आपने मॉडर्निटी के आउटकम के रूप में सोशियोलॉजी के इमर्जेंस को तो दिखा दिया, साथ ही साथ आपने ये भी बता दिया कि फाउंडिंग फादर्स क्या उसके बारे में दृष्टिकोण रखते हैं। ठीक है। तो आपको जो मैंने दोनों पार्ट में लेक्चर दिया है उसको सुनकर, अगर मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो रेफरेंस मैंने आपको बताया टीबी बोटोमोर, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करूँगा कि वो अगर पढ़ सकते हैं तो बोटोमोर की किताब पढ़ें। बोटोमोर की किताब में खाली एजुकेशन और पॉपुलेशन ये अपडेटेड नहीं है, बाकी पूरी किताब आपके लिए बहुत यूज़फुल है, उसको आप पढ़िए। और शुरू के 5 चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मैं जो रेफरेंस अच्छे हैं, संतुलित हैं, वही यहाँ पर रेफ़र करूँगा। भारी भरकम ग्रंथ को रेफ़र करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी कैपेसिटी, टाइम, इन सारी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए जो संतुलित रेफरेंसेस हैं उन्हीं को मैं आपके समक्ष रखूँगा, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। बोटोमोर का हिंदी में भी ट्रांसलेशन उपलब्ध है, तो बोटोमोर की किताब इंग्लिश में भी है और उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी उपलब्ध है, तो हिंदी मीडियम वालों के सामने भी समस्या नहीं है। तो ये आपका ये टॉपिक मैं ये तो नहीं कहूँगा समाप्त हो गया, क्योंकि इस पर तो जितना भी बोला जाए उतना कम है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है कि आपके इस टॉपिक को मैं इसमें सारी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें समेटने का प्रयास करूं। अगर आपको इस टॉपिक से जुड़ी समस्त जानकारियां
सरलता से समझ में आई हों और आपको उपयोगी लगा हो, तो मेरा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। उन अपने मित्रों, विद्यार्थियों के बीच शेयर करें जो या तो विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विषय से को लेकर पढ़ रहे हैं, या यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, या वो सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षाओं में से जुड़े हुए हैं। और अपने सुझाव से भी हमें अवगत कराएं, क्योंकि अच्छे जो सुझाव आते हैं हमारी पूरी टीम और हमारे अग्रवाल IAS की जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर ज्योति अग्रवाल, उनका स्पष्ट ये दबाव रहता है कि हम अच्छे सुझावों को अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में किस तरीके से शामिल कर सकें। तो ये वन वे प्रोसेस नहीं है, ये 2 वे प्रोसेस है। आप जो भी अच्छे सजेशंस देंगे, हम आने वाले लेक्चर्स को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आप अपनी तैयारी में संलग्न होंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं, और जल्दी ही इसके बाद हम दूसरे टॉपिक को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।